हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकशेरुकी प्राणियों के संघ पॉरीफेरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि संघ पॉरीफेरा क्या है और पॉरीफेरा के सदस्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अर्थात कौन कौन से लक्षण जो हैं पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। पॉरीफेरा शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है पोरस, अर्थात छिद्र या रंध्र। दूसरा लैटिन भाषा का शब्द है फेरो, अर्थात धारण करने वाला, यानी कि शरीर पर छिद्र रखने वाले जंतु, पोर बियरिंग एनिमल्स को पॉरीफेरा संघ में रखा गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, छिद्र रखने वाले जंतु, तो पॉरीफेरा संघ के सभी सदस्यों के शरीर पर असंख्य छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्रों द्वारा ये जल को सोखते रहते हैं, इसलिए सामान्य भाषा में इन्हें स्पंज कहते हैं और यही इस संघ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले स्पंज को जंतु के रूप में पहचाना था। इसके बाद कुछ जीव विज्ञानियों ने उन्हें पौधों की संज्ञा दी, तो कुछ ने यहाँ तक माना कि ये कृमि और कुछ क्रस्टेशियंस द्वारा बनाए गए बेजान घर होते हैं, यानी कि दे आर लाइफलेस हाउस ऑफ वर्म्स एंड क्रस्टेशियंस। इसके बाद फाइनली रॉबर्ट ग्रांट ने सन 1825 में स्पंज को जंतु जगत में स्थान दिया और इनकी सरंध्र शरीर रचना के कारण इनके लिए पॉरीफेरा शब्द को चुना। सबसे पहले हम स्पॉन्ज के शरीर रचना के बारे में बात करेंगे। हम जान चुके हैं कि इनके शरीर पर असंख्य रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं। अधिकांश स्पंज अनियमित या इर्रेगुलर होते हैं। कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जो कि गोलाकार पुंज स्वरूप होते हैं, लेकिन फिर भी इनके आकार में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए ल्यूकोसोलिनिया का शरीर सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। साइफा फूलदान जैसा या वाज लाइक होता है। माइक्रोसायोना वृक्ष जैसा। प्रोटीरियन प्यालेनुमा। हेलिक्लोना अंगुलियों जैसा तथा फिल्लोस्पॉन्जिया पत्ती जैसा होता है। पॉरीफेरा में चटख रंगों की बहार होती है। लाल, भूरा, पीला, हरा और बैंगनी रंग सामान्य होते हैं। गहरे सागर और गुफाओं के वासी जो स्पॉन्ज होते हैं वो साधारणतया सफ़ेद एवं क्रीम कलर के होते हैं। सभी स्पंज जलीय होते हैं। अधिकांश स्पंज जो होते हैं समुद्री जल में पाए गए हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां स्वच्छ जल या मीठे जल में भी पाई जाती हैं। स्वभावतः स्पंज सेसाइल या फिर स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात इनका शरीर किसी आधार से चिपका हुआ या फिक्स रहता है। ये साधारणतः जल में डूबी हुई वस्तुओं या पदार्थों या कवचधारी शेल्ड जंतुओं पर, अर्थात केवल उनके कवच पर लगे रहते हैं, यानी कि ये मुक्त अवस्था में जल में गति नहीं कर सकते। ये सॉलिटरी अथवा एकल रूप से या समूह रूप में पाए जा सकते हैं। अब आते हैं सममिति या सिमेट्री पर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सममिति क्या होती है। अगर किसी जंतु को हम एक तल से काटें और वह दो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाए तो कहा जाएगा कि वह जंतु सिमेट्रिकल है, और जिस तल पर काटा गया है वो तल सममिति तल कहलाता है। सममिति के आधार पर जंतुओं को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला असममित या एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल या त्रिज्यात सममित, और तीसरा बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममित। एसिमेट्रिकल से हमारा तात्पर्य यह होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई सममिति नहीं पाई जाती है। वे सारे जंतु जिनका आकार निश्चित नहीं होता वे असममित या एसिमेट्रिकल होते हैं। चूँकि स्पंज की आकृति अनियमित होती है, अतः वे एसिमेट्रिकल या असममित होते हैं। दूसरी सममिति जो होती है वो है त्रिज्यात सममिति, अर्थात इसमें जंतुओं का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है और उनके एक त्रिज्या पाई जाती है, और उनमें जब त्रिज्या के किसी भी तल से काटे तो उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। वे स्पंज जो गोलाकार आकृति के होते हैं उनमें रेडियल अथवा त्रिज्यात सममिति होती है। स्पंज की देह भित्ति के बाहरी आवरण
या बाह्य त्वचा या फिर एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म कहा जाता है। ये पिनेकोडर्म जो होती है वो पिनेकोसाइट्स नामक सेल्स की बनी हुई होती है। पिनेकोसाइट सेल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, पॉलीगोनल या जिसे कहते हैं बहुभुजी तथा संकुचनशील कोशिकाएं होती हैं। देह भित्ति की भीतरी जो परत होती है उसको कोइनोडर्म कहा जाता है, जो कि फ्लैजेला युक्त या कशाभिका युक्त कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स से बनी होती है। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच एक जिलेटिनी आधात्री या जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, जिसे मीजेनकाइम या मेसोफिल कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार की अमीबॉइड सेल्स, अमीबोसाइट्स तथा कंकाल उत्पन्न करने वाली कैलकेरियस स्पीक्यूल्स या कंटिकाएं पाई जाती हैं। स्केलेटन इन पॉरीफेरा। साइज में वृद्धि जंतु संरचना में कुछ ऐसी रचनाओं का समावेश करती है जो कि जंतु को दृढ़ता प्रदान कर सके। जंतु शरीर में पाए जाने वाली ऐसी संरचनाओं को कंकाल या स्केलेटन कहते हैं। पॉरीफेरा में कंकाल को बनाने वाली कई संरचना पाई जाती हैं। पहली जो मुख्य संरचना होती है वो है स्पीक्यूल्स। चूने अथवा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कंटिकाओं को कैलकेरियस स्पीक्यूल्स कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रकार की एक कंटिका सिलिका से निर्मित होती है, जिसे सिलिशियस स्पीक्यूल्स या स्केलराइट कहा जाता है। स्पीक्यूल्स का स्त्रवण पिनेकोडर्म के द्वारा किया जाता है। अनेक स्पंज में एक अन्य कंकाली संरचना जिसे स्पॉन्जिन कहा जाता है वो अकेले ही या फिर स्पीक्यूल्स के साथ में पाई जाती है। स्पॉन्जिन जो होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल, लचीला एवं हॉर्नी जैव पदार्थ होता है जो एक प्रकार का स्केलेरो प्रोटीन होता है। इसका स्राव मीजोफिल द्वारा किया जाता है। स्पॉन्जिन एक लचीले किंतु दृढ़ सीमेंटिंग पदार्थ के रूप में सिलिशियस स्पीक्यूल्स को परस्पर जोड़ के रखती है या फिर लचीले शाखित व जालिकावत फाइबर्स के रूप में जंतु को दृढ़ता प्रदान करती है। कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जिनमें विशिष्ट कंकाली संरचनाओं के अभाव में स्पॉन्जिन युक्त कॉलेनकाइमा ही देह को दृढ़ता प्रदान करती है। स्वयं जंतु द्वारा स्रावित इन रचनाओं से बने कंकाल को ऑटोस्केलेटन कहा जाता है। ऐसी भी धारणा है कि कुछ समुद्रवासी स्पंज अपना कंकाल स्वयं नहीं बनाते, अपितु उनका कंकाल पूर्णतः बाहरी पदार्थों का बना होता है, जिसे कूट कंकाल या स्यूडोस्केलेटन कहा जाता है। बॉडी कैविटी की बात करते हैं। पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं, अर्थात उनके शरीर में दो कोशिकीय स्तर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस होते हैं, जिन्हें स्पॉन्ज में पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म कहा जाता है। लगभग सभी डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं की संरचना खोखली होती है। इसमें परिसंचरण एवं पाचन हेतु एक केंद्रीय गुहिका या सेंट्रल कैविटी होती है। संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में इस गुहा को स्पॉन्जोसील कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यह स्पॉन्जोसील एक छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे लेटरल छिद्र और पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। एक स्पंज का जीवन पूर्णतः जल पर निर्भर होता है। इसके द्वारा स्पंज को भोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है और इसी के द्वारा उसके उत्सर्ग या वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी निष्कासन होता है। अतः स्पंज देह में कंटिन्यूस जल का प्रवाह होता रहता है, जिसके लिए रंध्रों या जिसे हम कहते हैं पोर्स, नलिकाओं या कैनाल्स तथा चैम्बर्स या कक्षों की एक दक्ष व्यवस्था विद्यमान होती है। जल प्रवाह से संबद्ध इन सभी रचनाओं को एक साथ मिलाकर नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम कहते हैं। सामान्य रूप से 3 प्रकार के नाल तंत्र पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में दिखाई देते हैं: एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम और ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में परिवहन एवं श्वसन तंत्र नहीं होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मीजेनकाइम या मीजोफिल की घुमंतु कोशिका ट्रोफोसाइट द्वारा किया जाता है।
श्वसन हेतु गैसेस का आदान प्रदान जो है शरीर की सतह द्वारा होता है, जो कि जल के संपर्क में रहती है। शरीर की सतह द्वारा ही उत्सर्जन का कार्य संपन्न होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, अतः स्पॉन्जेस जो हैं अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं। इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र भी यदि हो तो विस्तृत या डिफ्यूज्ड व जेलिकावत या जिसे हम कहते हैं नेट लाइक होता है। मुख तथा पाचन गुहा स्पॉन्जेस में अनुपस्थित होते हैं। पाचन इंट्रासेल्युलर होता है एवं पाचन की क्रिया खाद्य धानी या फूड वैक्यूल में संपन्न होती है। स्पॉन्जेस फिल्टर फीडर होते हैं, अर्थात जल के साथ प्रवेश करने वाले सूक्ष्म भोजन के कण कोलार कोशिकाओं द्वारा अमीबॉइड सेल्स में भेज दिए जाते हैं, जहां से ये मीजेनकाइम की थीसोसाइट कोशिका में स्टोर कर लिए जाते हैं। स्पंजेस का मुख्य भोजन प्लैंकटन होता है। ये प्लैंकटन जो हैं वो बहुत सूक्ष्म व पानी में तैरने वाले जीव होते हैं। पॉरीफेरा में अलैंगिक व लैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन होता है। स्पंज में अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में विभिन्न जनन पद्धति अपनाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में मुकुलन अथवा बडिंग एवं प्रतिकूल परिस्थिति में रिडक्शन बॉडीज या जेम्यूल्स जिसे हम कहते हैं मुकुलक द्वारा जनन करते हैं। अनेक आद्य कोशिकाओं के स्पंज सतह पर एकत्रित होने से पिनेकोडर्म का प्रोजेक्शन हो जाता है, जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार एक मुकुल या बड बन जाता है। मुकुल के स्पंज सतह से बाहर की ओर निकलने के कारण इस प्रकार के मुकुलन को एक्सोजीनस बडिंग या बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। जब बड जनक से संलग्न रहता है तो वह स्पंज कॉलोनी में वृद्धि करता है, लेकिन पृथक हो जाने पर नए स्पंज को जन्म देता है। कभी कभी एक से अधिक बड जनक से पृथक होने पर नई कॉलोनी उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है रिडक्शन बॉडी। शीतकाल के आरंभ में अनेक स्पंज रिडक्शन बॉडीज कहे जाने वाले छोटे छोटे गोलाकार भागों में विघटित हो जाती है। पिनेकोडर्म द्वारा आस्तरित प्रत्येक रिडक्शन बॉडी में मुख्यतः अमीबोसाइट्स होती हैं। शीतकालीन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये रिडक्शन बॉडीज ऐसे ही पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है यानी बसंत ऋतु आती है तब ये नए स्पंज में विकसित हो जाती हैं। तीसरा जो प्रकार है अलैंगिक जनन का वो है जम्यूल के द्वारा। सभी अलवणीय व लवणीय स्पंज में शीतकाल में जम्यूल द्वारा एंडोजीनस बडिंग या अंतर्जात मुकुलन होता है। शीत के प्रकोप से स्पंज की तो डेथ हो जाती है, लेकिन जेम्यूल इन प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित बना रहता है। जब वसंत ऋतु आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तब ये जेम्यूल अंकुरित हो जाते हैं या जर्मिनेशन हो जाता है उसमें, और फिर वह एक नए स्पंज को जन्म देता है। लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिकाएं शुक्राणु तथा अंडाणु एक ही स्पंज देह में उत्पन्न होती हैं, अतः स्पंज उभयलिंगी या हर्मोफ्रोडाइट प्राणी है। कुछ स्पंज अंडप्रजक या ओविपेरस होते हैं, लेकिन अधिकांश विविपेरस होते हैं। विविपेरस में जाइगोट के आगे का विकास लार्वा की उत्पत्ति तक स्पंज के शरीर में ही होता है। सामान्य रूप से स्पंज दो प्रकार के फ्लैजेला युक्त लार्वा उत्पन्न करते हैं। पहला पैरेन्काइमुला लार्वा। ये लार्वा जो होता है वो ठोस होता है, अंडाकार और चपटा होता है। दूसरा जो लार्वा है एम्फीब्लास्टुला, ये अंडाकार किंतु खोखला होता है। अनेक निम्न स्तरीय प्राणियों की भांति स्पंज में भी रीजेनरेशन की एक अद्भुत क्षमता होती है। अनुकूल परिस्थिति में इनका अति सूक्ष्म भाग पूरे स्पंज में विकसित हो सकता है। बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो कुछ स्पंज लाभदायी तो कुछ स्पंज हानिकारक भी होते हैं। अलवण जलीय यूस्पोंजिया स्पंज का प्रयोग मनुष्य शताब्दियों से
स्नान में शरीर को स्वस्थ करने के लिए करता रहा है, इसलिए इसे स्नान या बाथ स्पंज भी कहा जाता है। इसी प्रकार यूप्लेक्टेला स्पंज, जिसे सामान्य भाषा में वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, वह काफ़ी सुंदर और अपने लुभावने कंकाल संरचना के कारण सजावट की वस्तुओं में के रूप में घरों में काफ़ी उपयोग होता है। अनेक क्रस्टेशियन, वर्म्स, मॉलस्क तथा छोटी मछलियों समान जीव न केवल स्पंज में सुरक्षा हेतु आश्रय लेते हैं, बल्कि उनके न्यूट्रिएंट लोडेड जल प्रवाह से भोजन भी प्राप्त करते हैं। और जंतु सहभोजिता या फिर कॉमेंसेलिज्म का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बहुत कम स्पंज वस्तुतः हानिकारक हैं। कुछ स्पंज छूने पर विषैली प्रतिक्रिया करते हैं। क्लेओना नामक स्पॉन्ज अनेक मॉलस्क, ऑयस्टर या जिसे सामान्य भाषा में सीप कहा जाता है, जिसका अनेक देशों में भोजन के रूप में व्यापक उपयोग होता है, उसके कवच को बेध करके उसके अंदर के जीव को नष्ट कर देते हैं। अतः इसे बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।